के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है लिविंग थिंग्स का? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो, increase in mass from inside only, perception of events happening in the environment and their memory, and D है increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। सबसे पहले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो एक लिविंग रिएक्शन होती है, लिविंग थिंग कभी नहीं होता है। हमसे लिविंग थिंग्स के बारे में पूछा गया है तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, देखिए जो यहाँ पर बात करें ग्रोथ की, और ग्रोथ को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स के लिए, बट ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे वापिस से ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 2। यहाँ पे पूछा गया द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नो लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू। लिविंग और नॉन लिविंग को हम बिल्कुल अनएक्सेप्शनली ओके कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं, क्या एबिलिटी होनी चाहिए? इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, या फिर रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो सिंपल से समझिए, यहाँ पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है रिस्पॉन्सिव टू टच होता है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? सेलुलर लेवल पे, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, या फिर सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल पे? तो आपकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल पे ही स्टार्ट हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्ल्स लिनस। तो हमें बताना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम करेक्ट कौन सा है जो कि डिस्क्राइब किया गया कार्ल्स लिनस के द्वारा। फर्स्ट है मैग्निफेरा इंडिका, सेकंड है मैग्निफेरा इंडिका कार्लिन, सी है मैग्निफेरा इंडिका लिन, एंड डी है मैग्निफेरा इंडिका। अब इनमें क्या डिफरेंस है कि जो स्पीसीज होती है उसका स्मॉल लेटर फर्स्ट जो होता है वो स्मॉल लेटर होता है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्रीवेशन फॉर्म के अंदर होता है, अगर किसी साइंटिस्ट ने उसको डिस्क्राइब किया किसी ऑथर ने तो वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा। कार्लिन एक एब्रीवेटेड नहीं है, लिन जो है वो एक एब्रीवेटेड फॉर्म है, तो कार इंडिका लिन बिल्कुल करेक्ट है। अब करेक्ट ये भी लग रहा है बट एक्चुअल में यहाँ पे ये पूछा गया कि फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्ल्स लिनस, यानी हमें एब्रीवेशन बता रहा है ऑथर का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सा अगेंस्ट द रूल है? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक्स। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है, अगेंस्ट अभी तक कुछ भी नहीं है। अब हम ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर। जी नहीं, अभी बताया था कि जेनरिक नेम तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो स्मॉल लेटर स्टार्ट होते हैं, दोनों के दोनों आपके स्मॉल से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो ये जो है वो गलत हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, nomenclature is governed by certain universal rule, which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। तो nomenclature में बिल्कुल जो अच्छी बात नहीं है यहाँ पर वो बतानी है कौन सी चीज़ सही नहीं है। The names are written in Latin and are italics. When written by hand, the names are to be underlined. Biological name can be written in any language. The first word in a biological name represents the genus name and the second is a specific epithet। तो जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग जो नहीं है वो है बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ऐसा नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है, या तो लैटिन लैंग्वेज में होता है या फिर नहीं है तो उसको लैटिनाइज्ड किया जाता है पहले, उसके बाद में बात करते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 है, आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन की फुल फॉर्म बतानी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, या फिर इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। तो करेक्ट इसकी डेफिनेशन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे बोला गया है बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स 8, यानी जो बायोसिस्टेमेटिक्स है वो किसको एम करती है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, delimiting various taxa of organism and establishing their relationship, C है the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameter from all the field of study,
या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोसिस्टेमेटिक किसको एम करता है, सभी चीज़ों का, द क्लासिफिकेशन को ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी में, हिस्ट्री में, एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी में, और टोटली उनके वेरियस पैरामीटर अलग अलग जो हर एक फील्ड में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया द बुक जेनरा प्लेंटेरम वाज रिटन बाय, जेनरा प्लेंटेरम बुक किसने रिटन की थी? एंगलर एंड प्रेंथल, बेंथम एंड हुकर, बेसी या फिर हचिंसन। वैसे ये 1999 का क्वेश्चन है, तो आपको बता दें कि जोसेफ बेंथम, ओके, जोसेफ डेल्टन हुकर और आपके बेंथम जो है, बेंथम एंड हुकर, जो कि हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते भी है, वहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी, तो वो इन दोनों साइंटिस्ट ने एक बुक लिखी थी जेनरा प्लेंटेरम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे पूछा गया लिनस इज क्रेडिटेड विद, लिनस को किस चीज़ के लिए क्रेडिट किया गया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप या डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए इनको क्रेडिट दिया गया है लिनस को। क्वेश्चन नंबर 11 है लिनस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, लिनस ने एक सिस्टम जो है नोमेनक्लेचर का इवोल्व किया, उसको क्या बोला जाता है? मोनोमियल, वर्नेकुलर, बायोनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर उसको बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टमेटिक टर्म जो वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? बेंथम हुकर ने, लिनस ने, जूलियन हक्सली ने या फिर एपीडी कैंडोले ने। तो आपको याद रखना है उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, उनका नाम था जूलियन हक्सली, जिन्होंने न्यू सिस्टमेटिक इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि नीट 2016 फेज 2 में आ चुका है। मीन मैच द कॉलम विद द कॉलम 2 एंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए ये हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन दिया गया है जो टेबल एनसीईआरटी के अंदर, वहीं से इस क्वेश्चन को बनाया गया है मैच द कॉलम की फॉर्म में। कॉलम 1 में दिया गया है हाउस फ्लाई का फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम बताना, इधर डिप्टेरा, एथ्रोपोडा, मस्किटा, इंसेक्टा लिखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फैमिली के बारे में। तो फैमिली जो हाउस फ्लाई की होती है वो मस्किडी होती है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो होता है वो डिप्टेरा होता है। क्लास की बात करें तो वो इंसेक्टा के अंदर आती है। फाइलम की बात करो तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। अब देख लेते हैं ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है। बी जो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। सी हमारा जो फोर्थ के साथ और डी सेकंड के साथ, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। अब देखिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। हमें बताना है कि यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम पूछा है हमसे, मैक्सिमम कैरेक्टर कहाँ पे होंगे? फैमिली में, ऑर्डर में, डिवीजन में, जीनस में। तो सबसे पहले बता दूं कि जीनस तो इनका बिल्कुल अलग अलग होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो फैमिली इनकी एक ही होती है, पोटैटो टोमेटो की, वो कौन सी होती है? सोलेनेसी। और सोलेनेसी लेवल पर ही इनमें मैक्सिमम कैरेक्टर जो वो सेम मिलेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया Which one of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed, according to their international rule of nomenclature and correctly described? नाम बिल्कुल सही लिखा गया, प्रिंट भी बिल्कुल सही किया गया है, और उनका जो फंक्शन है, उनका जो डिस्क्राइब किया गया वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हमें ऐसा करेक्ट बताना है कौन सा है। मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड ए रेप्टाइल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, एंड ई कोलाई फुल नेम्ड एंटाइमोइबा कोलाई, ये कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ई कोलाई एंटाइमोइबा नहीं, इसकराई कोलाई होता है। फेलिस टाइग्रिस नहीं होता, वो पैंथेरा टाइग्रिस होता है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई है, हाउस लिजार्ड नहीं है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोन होता है जो कि मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। बिल्कुल करेक्ट बताना है कौन सा है। सबसे पहले दिया गया टाइगर, टाइग्रेस स्पीसीज, ये बोला है कि टाइगर की जो स्पीसीज होती है वो टाइग्रेस होती है। फिर ऑप्शन बी में दिया गया है कि यहाँ पर जो कटल फिश होता है, ओके, जो कटल फिश होता है उसकी जो क्लास होती है वो मोलस्का होती है। सी में ह्यूमंस के लिए बोला गया कि फैमिली जो होती है उसकी प्राइमेटा होती है। और डी में हाउस फ्लाई के लिए बोला गया कि ऑर्डर उसका मस्का होता है। ऑर्डर मस्का नहीं होता है, पहले बता दें डेप्टेरा होता है। ह्यूमंस में फैमिली प्राइमेटा नहीं होता है। कटल फिश में जो आपका क्लास मोलस्का नहीं होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर टाइगर की, तो टाइगर की टाइग्रिस स्पीसीज होती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया
द स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज हम किसको कंसिडर करेंगे, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, या फिर द रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनोमिस्ट। तो एक्चुअल में जो स्पीसीज होती है वो रियल बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। अगर हम जीनस को कंपेयर करें तो कौन सा ऐसा लेस जनरल होगा करेक्टर में, स्पीसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पीसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, जो टैक्सोन होता है वो किसकी यूनिट है, किस ग्रुप का एक यूनिट है, ऑर्डर का, टैक्सोनॉमी का, स्पीसीज का, जीनस का। तो ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक बेसिक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया सीक्वेंस द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हमें जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनको सीक्वेंस में बताना है। पहला है क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सेकंड है डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। सी है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। एंड डी है फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ट्राइब है वो दिया गया है, बट आपको बता दी क्वेश्चन 1992 का है, AIPMT 1992 में पूछा गया था। अब जो न्यू एनसीईआरटी उसमें ट्राइब नहीं दिया गया है, बट फिर भी हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले देखिए क्लास, फाइलम और ऑर्डर, ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल ही गलत है। फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ये भी सीक्वेंस बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमारे पास आता है डिवीजन, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आता है, फैमिली नहीं आती है, फिर हमारे पास फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, जो टर्म फाइलम है वो किसने दी थी, क्यूबर ने, हैक्कल ने, थियोफेरेस्टस ने, या फिर लिनस ने। तो सिंपल सा याद रखने, ये जो टर्म है फाइलम वाली ये हैक्कल ने दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज, प्लांट्स या फिर एनिमल्स का एक ग्रुप है जिसके पास सिमिलर कुछ ट्रेट्स हैं किसी भी रैंक के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर या फिर टैक्सोन। तो बहुत ही आसानी से उस चीज़ को बोला जाता है टैक्सोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ए टैक्सोन इज, टैक्सोन क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप एट एनी रैंकिंग। तो एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है एनी रैंकिंग पे टैक्सोन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट बतानी है हमें टैक्सोनॉमी की, स्पीसीज, किंगडम, फैमिली और वैरायटी। तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए क्या, स्पीसीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो सबसे पहले क्यों लेके आता था, डी कैंडोले, लिनस, थियोफेरेस्टस या फिर डार्विन। तो सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा लिनस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, सॉरी 26 है, और ये मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मैच द कॉलम में, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम 1 और कॉलम 2 वहाँ पे हर्बेरियम की, म्यूजियम एंड कैटलॉग दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या होता है, इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन द शीट आर केप्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम शीट्स बोलते हैं, जहाँ पर हम प्लांट्स जो है उनको प्रेस करके ड्राइड करके रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की क्या क्या होता है, की जो होती है वो एक बुकलेट होती है कंटेनिंग लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। यहाँ पर क्या होता है, कुछ करेक्टर्स होते हैं और उनके अल्टरनेट देखकर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत सारे टेक्सा के बारे में, किसमें, की के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम में क्या होता है, इट इज़ ए प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके कलेक्शन को प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैटलॉग की। कैटलॉग के अंदर क्या होता है, एक लिस्ट होती है दैट एन्यूमरेट्स मेथडोकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, एक एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज को एक मेथड के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो ए जो है वो थर्ड के साथ, बी हमारा फोर्थ के साथ, सी हमारा फर्स्ट के साथ और डी हमारा जो वो सेकंड के साथ जा रहा है। तो हमारे पास देख लेते हैं, ए जो था वो हमारे पास जा रहा था थर्ड के साथ, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। बी हमारा फोर्थ के पास जा रहा था, यहाँ पर इनमें से ये ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। सी हमारा फर्स्ट के साथ और डी हमारा सेकंड के साथ, हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। यहाँ पे बोला गया, द लेबल ऑफ ए हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन, तो हार्बेरियम सीट में किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम, हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट को कभी भी हार्बेरियम सीट के अंदर जो वो इंक्लूड नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। एक करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Key is a taxonomic aid for identification of specimen. Herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimen. Botanical garden have collection of living plants for reference. करेक्ट इनकरेक्ट बतानी है, तो म्यूजियम के अंदर कभी भी जो कलेक्शन है वो फोटोग्राफ्स का नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 29 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बोटेनिकल गार्डन का। दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर। दे अलाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, या फिर दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। वो सबसे पहले आपके बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो दे अलाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्मप्लाज्म, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।